आप थोड़ा करें लेकिन अच्छा करें। तो चलें, आज ये तो हुआ कि आपका एक सोच तो बदली कि आप भी सिंगल दवा दे सकते हैं। जी बदली है ना डॉक्टर साहब? तो ये मुश्किल कोई नहीं है मेरा भाई, आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना इसको वक्त देंगे, ये उतना ही आपके लिए। और ये जो मैंने आपको हिंट्स बताए हैं इसके ऊपर, इसको मद्देनजर रखिएगा। दवाई नेट्रोम्योर निकल आती है, तो अगर नेट्रोम्योर आपकी फेल हो जाए, मुझे गिला नहीं करना आपने। मैंने आपको बात अपने अंदर छुपाई नहीं, मैंने बता दी है कि वो नेट्रम है मरीज आपका, लेकिन नेट्रम वो कोई और है, ये देखें। बेशक उस रूब्रिक के अंदर वो दवा मौजूद है या नहीं। अगर आपकी दवाई लेक्सस निकल आती है फॉर एग्जांपल, लेक्सस है दवाई आपकी, आप कहते हैं हर लिहाज से मरीज लेक्सस है, लेक्सस काम नहीं कर रही, फिर क्या करना है? इसका मतलब क्या हुआ? लेक्सस दवाई रेपर्टरी मैंने का मकसद क्या हुआ कि मरीज आपका लेक्सस फैमिली में ही है, वो डेंड्रोपोलिएस्पिस दवा है, वो भी हो सकता है ब्लैक मांबा। मैंने ये देखा है कि जहां पर हमने ब्लैक मांबा प्रेस्क्राइब करना होता है, हम वहां पर चूंकि हमने पढ़ी ही लेक्सस होती है, लेक्सस ही दिए जाते हैं। लेक्सस बिलाकर 2-4 दफा करके मरीज ही भाग जाता है। ऐसा हमारे पास होता है, ठीक है ना? ये जो चीज़ है, मैंने इतनी देर मैंने मुख्तलिफ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बड़े बड़े उस्तादों से मिला हूँ, मुझे तो नहीं आज तक, यहाँ पाकिस्तान में ये बात नहीं किसने बताई, ये बात नहीं बताई। ये अल्लाह भला करे, तो हम कह देते हैं कि जी हिंदू हैं, लेकिन वो यार उनका धर्म कुछ भी हो, वो हमसे बहुत बेहतर है। कम अज कम सच्ची खरी बात करते हैं। जो बात आपके अंदर जो इल्म वाली है, देखें इस बात का अगर आपको फ़ायदा पहुंच जाए, आपके मरीजों को फ़ायदा पहुंच जाए, तो इससे भला और क्या इंसानियत की खिदमत, सबका जारी। तो इस नीयत से आपने और मैंने काम करना है। तो ये आपका रेपर्टरी पर बाकी असाइनमेंट है, इस पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कर सकते हैं। ये जो है ना, ये डॉक्टर पी सनकारण की रेपर्टरी है, इसमें कोई कमोबेश 417 रूब्रिक्स हैं। ये जितनी भी रूब्रिक्स हैं, ये जनरल सिम्टम्स के ऊपर है। जनरल सिम्टम ये होता है कि आप उसको कहीं भी अप्लाई कर दें। फर्ज करें इन्होंने जो हार्ड लिखा हुआ ना, हार्ड, इसके अंदर हार्ड किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। किसी ट्यूमर पे जो हार्ड है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, स्टूल अगर हार्ड है तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हार्ड जो भी चीज़ है, इसकी ब्यूटी है। तो इन्होंने उसको जनरलाइज किया हुआ। ये जो रूब्रिक्स हैं ये जनरलाइज्ड है। हार्ड कुछ भी, इस पे घबराना नहीं। आप कहेंगे स्टूल हार्ड सर किधर है, स्टूल हार्ड नहीं इसमें मिलेगा, आप हार्ड रूब्रिक ही लेंगे। मेरी बात समझिएगा सर? बाकी केस कर लेंगे अब आप। फैमिली डिवीजन होती है, किधर ही डॉक्टर साहब दे रहे हैं? हाँ जी, दे चुका हूँ। क्या चाहिए वो फैमिली से, वैक्सीन फैमिली से क्या वो कैसे फैमिली बनाते हैं? फैमिली से देखिए जी, फैमिली का ये है कि मैं जब आपको मेडिया मेडिका पढ़ाऊंगा, मेरा मेडिया मेडिका पढ़ाने का अंदाज उसी तरह का है जिस तरह से मिसाल में पढ़ाते। वो जब दवाई पढ़ाते हैं ना नेट्रम, वो नेट्रम सारी पढ़ाते हैं, पूरा नेट्रम ग्रुप पढ़ाते हैं। एक एक चीज़ को जो है ना वो खोल के रख देना कि आर्स क्या है इसमें एलिमेंट, नेट्रम क्या है, आर्स क्या है, नेट्रम क्या है और म्योर क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिम्टम म्योराटिकम के हैं, ये नेट्रम के हैं। इस वक्त जो जॉर्ज विथालकस इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि शॉर्टन ने इतना बड़ा काम कर दिया मिनरल के ऊपर कि मैं हैरान होता हूँ कि वो जो जॉर्ज विथालकस है वो मतलब ये नहीं है कि सर ये पल्साटीला, फास्फोरस, बेलाडोना, ब्रायोन यही रोज प्रेस्क्राइब करता है, ऐसा तो नहीं है। मतलब दवाएं तो आपकी चूंकि हमने पढ़ी ये होती हैं, तो हम इसको धक्के से बना रहे होते हैं। धक्के से दवाई नहीं बनानी। वो कहता है मरीज को प्यास तो आपको नहीं लगती होगी, वो कहता है नहीं लगती, रोना आता है, कहता है
नहीं डॉक्टर साहब नहीं आंदा होना था थोड़ा, जरा सोच रहा दिल थोड़ा होना, मतलब मैं खुद बनाना चाहता हूँ। मैं दवाई जो है ना वो धक्के से ही उसकी लेक्सेस बनाना चाहता हूँ। सफोकेशन होती है कमरे में बंद, हाँ जी होती है, खुली हवा की ख्वाहिश है, मरीज कहता है नहीं है, सोच लो देख लो जरा, तुम बाहर निकलो जरा, हूँ तो की फील हो रहा है, मतलब मैं बनाना चाहता हूँ, ये कह दे एक दफ़ा हाँ कर दे मैं दवाई दे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और मैंने कई दफ़ा देखा कि रेपर्टरी में मुझे एंटीमोनियम क्रूड मिल रही है दवाई, ठीक है ना, और मेरी प्रैक्टिस में ये कई दफ़ा हुआ है कि वो दवा एग्जैक्ट मुझे कम देने की ज़रूरत पड़ी है, वो कोई एंटीमोनियम और बन रही होती है, वो एंटीमोनियम आर्ट्स बन रही थी। एक दफ़ा मैं मसूद वालों का सेमिनार था जिसमें सर डीपी रस्तोगी को इन्होंने बुलाया हुआ था, तो वो मैं ये देखता था सर को कि वो जब केस रेपर्टाइज किया करते थे, अब वो उनके पास सॉफ्टवेयर था, वो काम करते थे, लेकिन जब वो रेपर्टाइजेशन पूरी कर लेते थे वो दवाओं को ऐसे बैठे देखते रहते थे। मैं बड़ा हैरान होता था ये क्या देखी जा रहे हैं, अब क्या गौर करना है, दवाई पहले नंबर पे आ रही है, दूसरे तीसरे पे जो भी दवाई आ रही है वो दवाई दे दें। तो मैंने उनके एक दफ़ा पूछा मेल के थ्रू, मैंने कहा सर आप ना, मैंने देखा जब रेपर्टाइज कर लेते हैं केस, आप वो पूरी लिस्ट पे गौर करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? कहते हैं वो लिस्ट में जो दवाएं होती हैं बाज़ का तो उन दवाओं में एक भी दवाई नहीं होती मतलब वो जो ये रेपर्टरी है ना, ये तो आपको इशारा देती है। आप मुझे बताएं, मैं एक बात बताता हूँ, एक चोर ने चोरी की, वो घर से भाग गया, पुलिस से पकड़ा नहीं जा रहा, इश्तिहारी हो गया, ठीक है, पुलिस क्या करती है, उसके भाई को पकड़ लाती है ना, अच्छा भाई को पकड़ा, क्या हुआ, वो खुद ही आ जाएगा। तो ये जो आपको पकड़ाई थी, हो सकता है ये भाई हो, उसका असल चीज ना हो, ये भाई है ये बहन है, मेरी बात को फॉलो करें नहीं कर रहे आप। ये मैं आपको सिंपल एक ऐसे एग्जांपल दिया कि ये जब मटेरियल मेडिका पढ़ते हैं ना आप लोग, लेक्सेस पढ़ें तो देखें कि लेक्सेस जैसी और कौन सी दवाएं हमारी लेक्सेस की तरह के सिम्टम देती हैं। ये हमारा बुनियादी फेलियर है होम्योपैथी में, जिसकी वजह से हम फेल हो गए। मतलब सल्फर आई ना, अभी सल्फर से हम खुश हो गए, फिर आपने फ़ोन मुझे करना है सर देखें आपने ये समझाया था ना हमें, हमने सल्फर दी थी, लेकिन सर वो थोड़ा सा ही कोई बेहतरी आई है, कोई इतनी ख़ास नहीं आई बेहतरी। वो ख़ास इसलिए नहीं आई कि आपने उसका सल्फर पार्ट तो एक्सप्लोर कर लिया है, उसका दूसरा पार्ट आपको पता नहीं। बात समझ आएगी आपको? ये पीस एंड कारण की रेपर्टी है, 417 इसके अंदर रूब्रिक्स हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बात। और कोई मुश्किल काम, सिंगल रेमेडी कोई मुश्किल काम नहीं, जस्ट आपको ना प्रॉपर टूल का इस्तेमाल करना है। ट्रेन को ना रेल की पटड़ी पे दौड़ाना है, बस इतना सा काम करना है। ट्रेन को ना इस पे नहीं दौड़ाना है, मोटर पे। ठीक है ना डॉक्टर साहब, बात क्लियर होगी? पता है होम्योपैथ है ना, होम्योपैथ, अगर होम्योपैथी ऐसे होनी थी, डॉक्टर साहब को पता था हनीमन साहब को कि हम क्या करने वाले हैं उसके साथ, तो उन्होंने जो पहला एफोरिज्म लिखा ना, उसके आखिरी जो सेंटेंस वो लिखा है कि एज इट इज टर्म्ड, उसका मतलब है कि जैसा मैंने कहा है, अपने दिमाग को इसमें ना डाल देना, कोई अपनी साइंस को ना लड़ा देना इसके अंदर। और इंडिया के अंदर होम्योपैथी की ग्रोथ का जो असल सबब है वो ये है कि उनकी मेजॉरिटी ने इसको एज इट इज वैसे एक्सेप्ट किया है जैसे हनीमन ने कहा है, मेजॉरिटी ने। मैंने जितने भी होम्योपैथ्स को मैं मिला हूँ, मैंने उनसे जब पूछा है कि भाई आपने होम्योपैथी जो है वो कहाँ से सीखी, कौन आपका जो है होम्योपैथी में आइडियल है, कौन है, मुझे वो ऐसे लोग बताते हैं या जिनकी यकीन करें हर होम्योपैथी के तमाम मामलात में उनकी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं। अपना एक नियाज़म के बारे में अपना कंसेप्ट है, हनीमन से कोसों दूर, अच्छा बाकी चीज़ों के बारे में अपना एक कंसेप्ट है, वो सारा दूर। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझसे अगर कोई बात आप पूछेंगे ना, मैं अपनी याद बताता हूँ,
मुझसे आपको ऐसी बात पूछेंगे जिसका मुझे इल्म नहीं है तो मैं कब तक नहीं बताऊंगा आपको। जिस बात में मुझे दस्तरस है जो मैं करता हूं मैं वही बात बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको गलत बात बता के आपको भटका दूं, रास्ते से हटा दूं, ये बात ये हो सकता है कि आप ये कहें डॉक्टर इखलाक बड़ा आलम फाजल आदमी है, लेकिन मेरी उस आलम फाजल होने का क्या फ़ायदा अगर आज आप रेपर्टरी सीख के यहाँ से न जाए। कोई फ़ायदा है भाई? तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उस्ताद साहब ना एक स्लोगन देते हैं जो मैं अक्सर मुझे पसंद होता है, कहते हैं लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर। हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलके आगे बढ़े, ना कि एक बंदा आगे बढ़े। और ये रेपर्टरी अपने क्लिनिक में रख लें, केस आए इस पर केस करें, और पहले तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया इस तरह दवाइयाँ देने की कोशिश करें। जब आपकी दवाई इसमें सिलेक्ट हो जाए तो काइंडली 2-4 जो दवाएं होती हैं आपकी नुमायाँ, तो जो ज़्यादा स्कोर लेती है 2-4 कम अज़ कम उनको मैट्रिया मेडिका से ज़रूर पढ़ लिया करें। अच्छा, यहाँ पर ये गलती हो रही है हमारे यहाँ कि जो मैंने डॉक्टर ताहिर साहब से पिछले डिस्कस की है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रेपर्टरी हम कैंट की इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मटेरियल हम किसी और ऑथर का पढ़ रहे होते हैं दवा को कंफर्म करने के लिए। जिस ऑथर की आप रेपर्टरी पढ़ रहे हैं, मतलब आपने कैंट से अगर केस को रेपर्टराइज किया ना, तो आप कैंट के लेक्चर से ही दवा को कंफर्म करें। ये टिप ऑफ द डे कि ये नहीं करना कि आपकी रेपर्टरी जो है वो रॉबिन मर्फी की है और आप जाके कैंट के लेक्चर से वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर आप बोरिक की रेपर्टरी इस्तेमाल करते हैं तो दवा को कंफर्म करने के लिए बोरिक का मैट्रिया मेडिका इस्तेमाल करेंगे। आइंदा लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस केस में कौन सी रेपर्टरी इस्तेमाल होनी है। ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है आपके लिए, हर केस में मुख्तलिफ रेपर्टरीज इस्तेमाल होती हैं। हम सबसे पहले ये डायग्नोज करेंगे कि ये केस जो है इसकी क्लास क्या है, ये मुझे कहां से देखना है। बात समझाइएगा? हर केस को आप एक ही रेपर्टरी से नहीं देख सकते। केसेस की आपको पता है कि हनीमन ने क्लासिफिकेशन की हुई है कि नहीं है? क्या इससे मुराद आपकी ये है कि अगर हम देखते हैं तो और मुख्तलिफ रेपर्टरी है, फॉर एग्जाम्पल रेपर्टरी ऑफ किडनी डिजीजेज है, रेपर्टरी ऑफ ये जो रेपर्टरी ऑफ किडनी डिजीज, ये मैं बताऊं, ये जो रेपर्टरी जो मुख्तलिफ डिजीज पे बनाई है ना, ये क्लिनिकल रेपर्टरीज है। ये क्लिनिकल रेपर्टरी, मैं क्लिनिकल रेपर्टरी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो रेपर्टरीज हमारे पास हैं, आप देखें पहले तो हम डिजीज़ को क्लासिफिकेशन किस तरह पढ़ेंगे। हमें डिजीज़ की क्लासिफिकेशन शायद बहुत कम लोगों को आती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्रॉनिक डिजीज़ की कितनी इकसाम है, पता है? जितने में आजू नहीं यार, कौन कौन सी बताएं? मियाज़मेटिक, नॉन मियाज़मेटिक, साइकोलॉजिकल, तो काम बड़ा आसान करता है। आधी चीज़ें बताइए, आधी नहीं बताइए हम। तो ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे और हनीमन ने वाज़ह लिख दिया, अगर ये क्लास है तो उसको ऐसे ट्रीट करना है, अगर ये क्लास है डिजीज़ की तो उसको ऐसे ट्रीट करना है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये क्लास आई तो उसको ट्रीट कैसे करना है, उसको रेपर्टराइज किस रेपर्टरी से करना है। ठीक है ना? और दूसरी बात, इसके बाद हमारा एक बड़ा अहम टॉपिक शुरू होगा, लेकिन ये टॉपिक जो ना मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि अमूमन साथी मेरे पास ना दिलचस्पी से ये पढ़ने आते हैं कि ना सर हमें ना सेंसेशन मेथड पढ़ाएं, सेंसेशन मेथड पढ़ाएं। मैं आपको एक बड़े आज राज की बात बताऊं कि सेंसेशन मेथड उस वक्त तक समझ नहीं आता जब तक हमें ये बुनियादी काम समझ नहीं आता।
हाँ, ये ज़रूरत मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस की है कि हमें क्लासिकल होम्योपैथी कोई नहीं आ रही और हम ऊपर सेंसेशन मेथड की चीज़ें सीखने लगे।